स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का योजना एनालिसिस के अंदर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम दिसंबर महीने की योजना मैगजीन का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। बेसिकली दोस्तों, जो योजना की जो मैगजीन है अपनी दिसंबर महीने की, वो 2023 में एक तरीके से जो अचीवमेंट हमने हासिल करी है उन सभी की एक तरीके से क्या है, समरी है, यानी कि ईयर एंड स्पेशल है। तो ऊपर से मोटा मोटा जैसे देखेंगे आप कि इंडिया ने चंद्रयान को अचीव किया, उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे राइजिंग पावर के रूप में कैसे हम आ रहे हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो एशियन गेम्स में हम देख सकते हैं कितने सारे मेडल्स हमने जीते। उसके बाद में देखेंगे कैसे कैसे जो मोबिलिटी है यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे रिफॉर्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। और जो जनवरी महीने की जो मैगजीन आएगी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर में आने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू करिए। तैयारी करने के दो माध्यम हो सकते हैं, दो मीडियम हो सकते हैं। एक, आप सेल्फ स्टडी करें, और दूसरा ये हो सकता है कि आप कहीं से कोचिंग लें। तो कोचिंग आप सभी अगर बाहर कहीं पर जाते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख 1.5 लाख ऐसे पड़ती है, और उसके बाद भी आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग पेमेंट करना रहता है। तो स्टडी IQ IAS आपकी प्रिपरेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए मात्र 23,999 रुपए में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को कर सके, इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ IAS लेकर आया P2I बैच, जिसमें ना सिर्फ पूरा जीएस का कंटेंट इसमें कवर किया जाएगा, बल्कि साथ में ही दोस्तों चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसकी टेस्ट सीरीज को इसमें कवर किया जाएगा। आपकी सीसैट की क्लासेस भी इसमें इंक्लूडेड है, 1-to-1 मेंटोरशिप इसमें इंक्लूड, सब कुछ आपका क्या है इसी में इंक्लूडेड है। तो आप इसको ज्वाइन करिए। हमारा ये न्यू ईयर बैच 2 है, जिसकी क्लासेस 17 जनवरी से शुरू हुई हैं। आप PRT लाइव कोड यूज करके इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इवन कई सारे बच्चे जो सिर्फ प्योर हिंदी में बैच चाहते हैं वो भी अवेलेबल है हमारे पास में। कई बच्चे जो प्योर इंग्लिश में बैच चाहते हैं वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। और जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो बेसिकली क्या करेगा, आपकी यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक तरीके का क्या है, क्रैश कोर्स है। और इस क्रैश कोर्स के अंदर में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। हर लेक्चर के बाद में दोस्तों क्या होगा, आपके लिए डेडिकेटेड क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। तो आप लेक्चर खत्म होते ही क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 5,999 है। आप मार्केट में कहीं पर भी जाएंगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज की 10,000 से ऊपर की कॉस्ट होती है, जिसमें 100+ टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये आपको क्लासेस के साथ में, करंट अफेयर के साथ में, सारी चीजों के साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में, 5,999 रुपये मिल रहा है PRT लाइव कोड यूज करके। तो 22 जनवरी से हमारा बैच शुरू हो रहा है। आप सभी देर मत करिए, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी सेशन में लेता हूं उन सभी की नोटिफिकेशन हो या उन सभी की PDF हो, वो सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ फेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत करिए। जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उसमें 89,000 के आसपास में क्या है, फॉलोवर है। ये उसकी DP है, ये उसका यूज़र नेम है, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप यहाँ पर भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कोई मैसेज हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरे को भेज सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 बहुत सारी चीज़ों के लिए, भारत के लिए स्पेशल रहा और वर्ल्ड के लिए भी बहुत स्पेशल रहा। वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर में रशिया यूक्रेन वॉर, आप जानते हैं कि इजराइल एंड गाजा के बीच में इशू, प्लस में इंडिया एंड चाइना के बीच में तो कॉन्टेक्स्ट इशू रहा ही है। और इसके कारण में क्या है, भारत ने बहुत सारे चैलेंजेस तो फेस किए ही है, लेकिन भारत ने अपने आप को, आप स्पेशली जब देखिए G20 को जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, सबसे बड़ा तो चैलेंज ये भी था कि क्या सक्सेसफुली हम G20 को क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, क्या हम एक कंसेंसस को बिल्ड कर पाएंगे, क्या क्लाइमेट चेंज के अंदर में कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। सारे के सारे चैलेंजेस थे। इवन आप ये मत भूलिए कि कोविड के बाद में हम रिकवरी फेज में ही थे। इवन कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने हमारी
रिकवरी की जो पेस है उसके ऊपर में भी क्या किया था, क्वेश्चन किया था। तो उन सभी टर्बुलेंसेस को पीछे छोड़ते हुए इंडिया ने रिसिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन को क्या किया है, शोकेस किया है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, सबसे पहले डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, मैंने जस्ट आपको बताया कि G20 समिट को इंडिया में ऑर्गेनाइज करना एंड सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना, वहां पर एक तरीके से ग्लोबल लीडर के रूप में निकल कर आना, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है 2023 की। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण में पूरा वर्ल्ड क्या था दोस्तों, दो हिस्सों में डिवाइडेड था, फ्रेगमेंटेड था। इससे एक साल अगर आप पीछे जाएंगे तो बाली समिट के अंदर में बात इतनी खराब हो गई थी कि रशिया के जो वो क्या नाम फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बीच से ही मीटिंग को छोड़कर चले गए थे। यहां पर हर एक नेशन अपने अपने इंटरेस्ट को पुश करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर कंसेंसस को बिल्ड करना, यानी कि जो G20 की डिक्लेरेशन थी उस पे हर एक नेशन राजी हुआ। और फिर क्या होते हैं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या होता है, साइन होता है, जो दर्शाता है कि इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पर कितना ज्यादा अदर नेशंस को क्या कर सकता, परसुएट कर सकता है एक कॉमन टेबल पर आने के लिए। दूसरी चीज, G20 की जो पूरी की पूरी क्या नाम है हमारा ऑर्गेनाइजेशन था, मीटिंग्स थी, उसने अपने आप में भारत को क्या किया, ग्लोबल लेवल पर प्रोजेक्ट किया। और जहां पर ग्लोबल लेवल पर इतने सारे डिवाइड्स थे, इंडिया ने अपने आप को वहां पर एक ब्रिज के रूप में क्या किया है, पोजीशन किया है। दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर मेंस एग्जाम। इंडिया पोजीशन इटसेल्फ टू ब्रिज ग्लोबल डिवाइड्स, कमेंट, ये आपके मेंस के एग्जाम में आ सकता है। तो आप वहां पर कोविड का एग्जाम्पल देंगे, आप वहां पर क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल देंगे, आप ऐसे ही वहां पर किसी का एग्जाम्पल देंगे, G20 का भी एग्जाम्पल देंगे। इवन G20 के अंदर में अफ्रीकन यूनियन का इंटीग्रेशन, उनका उसमें सम्मिलित होना, यह भी दर्शाता है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर के रूप में क्या है, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए तैयार है। दूसरी हमारी एक और माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और साथ में ही वो क्या हुआ, सक्सेसफुली लैंड हुआ मून के ऊपर में। तो मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला नेशन बना और मून की सतह पर लैंड करने वाला चौथा नेशन बना। उसी के साथ हम यही नहीं रुके, हमने भारत का पहला सन को स्टडी करने वाला मिशन भी लॉन्च किया, जिसको हम बोलते हैं आदित्य L1। तो ये हमारी स्पेस कैपेबिलिटीज को भी शो करता है। इंडिया की जो कमिटमेंट है किसके अंदर में, स्पेस टेक्नोलॉजी को अचीव करने में, एडवांसमेंट में, साइंटिफिक रिसर्च में, उसको क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना हो, बल्कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ में हमारे इंडस्ट्रीज क्या करें, अलाइन करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ में। कैसे हम अपने एमिशन को कम कर सकते हैं, कैसे ग्रीन हाउस गैस जो है उनको कैसे हम कर सकते हैं, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या रही, हाईलाइट रही। आप अगर देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का आना, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो क्या कर रहा है, पूरे नेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रहा है। स्कीम्स जैसे भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, उड़ान, इन सभी ने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया। एक एस्पेक्ट जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम दो एरिया की बात करते हैं, एक अर्बन शहरी और एक जहां भारत का दिल बसता है वो क्या है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र। क्योंकि अभी भी 66%, 66% के आसपास आबादी हमारी रूरल इंडिया में ही रहती है। और रूरल इंडिया के अंदर में इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। तो उसको सपोर्ट करना, उसको प्रायोरिटाइज करना, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने रूरल लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इंप्रूव किया जाए इसको प्रायोरिटाइज किया। कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी, जैसे PM विश्वकर्मा स्कीम, जहां पर आर्टिशियंस जो हैं, जो क्या नाम है, जैसे बढ़ई, कुम्हार, जो नाई, इन सबको क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट इन्हांस करना। प्लस में आप सभी ने अभी रिसेंटली ये स्कीम देखी है कि PVTGs के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, स्कीम को लॉन्च किया गया है, बाकायदा स्कीम को लॉन्च किया कि कैसे जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं
उनकी ना सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो बल्कि साथ में उनकी सोशल कंडीशंस भी क्या हो, इंप्रूव हो, उनको बेसिक सुविधाएं कैसे प्रोवाइड की जाए। साथ में ही क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो हमने बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी किए। हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी क्या हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मोमेंट को क्या किया है, मार्क किया है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट, हमने 2023 के वर्ल्ड कप के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में हम पहुंचे। एशियन गेम्स के अंदर में रिकॉर्ड नंबर पर हम क्या है, मेडल्स लेकर आए। इंडिया अचीव इट्स हाईएस्ट एवर मेडल टोटल ऑफ 107 इन 60 ईयर्स। तो ये दर्शाता है कि स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम के अंदर में कैसे चीजें डेवलप हो रही हैं। तो ये क्विक रिकैप हो गया 2023 का। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम देखना शुरू करते हैं। जैसे मून शॉट, अब आप सभी जानते हैं कि हम जब 1947 में आजाद हुए तो सबसे पहला क्वेश्चन यही चलने लगा कि भाई ये स्पेस प्रोग्राम कैसे चलाएंगे। ना सिर्फ हमने स्पेस प्रोग्राम को शुरू किया 1960s से, बल्कि साथ में हमने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इस तरह लेकर गए कि इस समय पर हम वर्ल्ड के अंदर में टॉप 5 स्पेस एजेंसीज के अंदर में आते हैं। हमने ना सिर्फ स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाया, साइंटिफिक एडवांसमेंट को बढ़ाया, बल्कि उनके सोसाइटल क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी, इसको भी क्या क्या अचीव किया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 50 ईयर्स में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। एक समय था जब हमें दूसरे नेशंस के ऊपर में डिपेंडेंट रहना पड़ता था अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, हमें दूसरे नेशन के ऊपर में डिपेंडेंट रहना पड़ता था जीपीएस के लिए। ये सब चीजें हमने क्या करी हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए, इमेजेस के लिए, ये सब चीजें तो हमने अचीव करी। यानी कि जो भी एक नेशन के लेवल पर हमारी बेसिक नीड है वो तो हमने अचीव किया ही, और साथ में ही हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को भी एनहांस किया। मून पर, मार्स पर, हम उसके बाद में शुक्र की बात करते हैं, हम ह्यूमन मिशन की बात करते हैं, हम क्या में आदित्य L1 की बात करते हैं, ये सारी चीजें हमने अचीव करी। तो हमने सेल्फ रिलायंस तो अचीव किया, किस चीज में, हमने अपना खुद का लॉन्च व्हीकल डिजाइन किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, और बल्कि अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है कि कैसे हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को क्या करें, बनाए। आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसका, आपके पास में लॉन्च व्हीकल का होना। आप अगर अपने घर से कहीं पर जाना चाहते हैं तो उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आपके पास में कोई तो साधन होना चाहिए ना कहीं जाने के लिए। तो सैटेलाइट को अगर हमें भेजना है, ऑर्बिट में भेजना है, स्पेस में भेजना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। तो कहाँ PSLV को डेवलप करना, फिर GSLV को डेवलप करना, इवन 2023 में एक और SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो बहुत कम समय में नीड के हिसाब से तुरंत क्या किया जा सकता है, रेडी किया जा सकता है। इसरो इस समय पर टॉप 5 स्पेस एजेंसीज के अंदर में आता है। हमने फुल कैपेबिलिटीज को अचीव कर लिया अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर में, कम्युनिकेशन के अंदर में, नेविगेशन के अंदर में, और प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के अंदर में। जस्ट मैंने अभी आपको बताया ही। हमने कई सारे लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप किया, PSLV, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, SSLV, GSLV, वेरियस पेलोड और ऑर्बिट के लिए। PSLV की रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को पूरा वर्ल्ड जानता है, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड हमसे कई बार ये कहते भी हैं कि आप हमारे PSLV को क्या करिए, हमें दे दीजिए, जिससे हम क्या करें, सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। तो यहां से आप जो पार्टनरशिप है नेशंस के बीच में, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाविक, जो मैं नेविगेशन की बात करता हूं, GPS जो आप सभी यूज करते हो, किसका सिस्टम है, US का सिस्टम है। रशिया के पास अपना सिस्टम है, जापान के पास अपना सिस्टम है, इवन चाइना के पास भी अपना सिस्टम है। तो एडवर्स सिचुएशन में हमें रियलाइज होता है कि हमारे पास भी अपना खुद का पोजिशनिंग सिस्टम होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया, जिसके अंदर में 7 सैटेलाइट हैं जो पूरे भारत के अंदर में रियल टाइम पोजीशनिंग देगा, और इसका हमने नाम क्या रखा, नाविक, जिसके अंदर में स्पेस, ग्राउंड एंड यूजर सेगमेंट है। इसके अंदर में कुछ सर्विसेज को हमने स्पेशल फोर्सेस के लिए रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उन्हीं वही यूज कर पाएंगी, और हमने 7 सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च किया। ठीक है, इसी के अंदर में हमने इंडिजिनसली डेवलप्ड रूबीडियम की एटॉमिक क्लॉक को भी क्या किया है, इसके अंदर में इंटीग्रेट किया है, जो सर्विसेज को क्या करेगा, और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। अब कुछ मिशन है दोस्तों, देख लेते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम मॉम मिशन भी बोलते हैं,
जो किसके ऊपर में है, मार्स के ऊपर में था, तो हमने 2013 में लॉन्च किया था और 2014 में इसने मार्स का ऑर्बिटेशन करना शुरू किया। लास्ट कम्युनिकेशन इसका अप्रैल 2022 में था, ठीक है। नियरली 8 ईयर्स इसने मार्शियन ऑर्बिट के अंदर में रोटेट किया। इसने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया, जैसे एक्सोस्फीयर को समझना, सरफेस टेम्परेचर को समझना, सरफेस फीचर को समझना, मार्शियन एटमॉस्फेयर को भी समझना, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। ओवर 7200 यूजर्स एक्सेस्ड मॉम डाटा एंड डाउनलोड किया उन डाटा को। ऐसी चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 की जर्नी तक पहुंचने से पहले बहुत लंबी जर्नी हमें करके आना पड़ा। हमने 2008 के अंदर में, ये प्लीज़ क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, फिल्म्स में आ सकता है। तो हमने सबसे पहला अपना चंद्रयान 1 मिशन 2008 में लॉन्च किया था, जिसने क्या किया, 100 किलोमीटर अबव मून के ऊपर में क्या किया, चारों तरफ चक्कर लगाया। तो हमने मून इम्पैक्ट प्रोब ये हमने लॉन्च किया। ये हमें दिखाया, इससे हमें पता चला कि हम लूनर एक्सप्लोरेशन की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, कब, 2019 में 22 जुलाई को, विद ऑर्बिटर जो क्या करेगा, चंद्रमा के चारों तरफ में ऑर्बिट घूमेगा, लैंडर जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, रोवर जो वहां पर निकल कर क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। लेकिन दिक्कत ये हुई दोस्तों कि इसकी ऑर्बिटर तक तो हम पहुंच गए, ऑर्बिट करने लग गया, जो लैंडिंग हो रही थी वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, वो क्रैश कर गया। तो हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया लास्ट ईयर और 14 जुलाई 2023 को हमने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया मून की सरफेस पर। मतलब हमने लॉन्च कब किया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया, और मून की सरफेस पर कब लैंड किया, ये डेट तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, कि जब पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट कर रहा था। मैं पहली बार हैरान था कि इसरो के एक यूट्यूब चैनल पर मिलियन लोग वेट कर रहे थे उसको शुरू होने में। कितनी बड़ी बात थी, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात थी वो। तो इस डेट को हमने लैंड किया। उसके बाद में फिर रोवर का निकलकर चारों तरफ गश्त करना, यानी कि चंद्रमा की सतह पर भारत की छाप को छोड़ना, बहुत बड़ी चीज़ है। साइंस जो पेलोड्स है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, लूनर के सरफेस को, सल्फर को डिटेक्ट किया, लूनर को स्टडी किया। इवन एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई, क्या हुआ कि एक बार आपने इसको दोबारा से उड़ान वहां पर भरी, तो यहां से हमें एक और आने वाले फ्यूचर के मिशन के लिए एक और चीज़ मिल चुकी है कि फ्यूचर में कभी हम किसी को लैंड कराकर, ह्यूमन को भेजकर दोबारा अगर वापस लाने की कोशिश करें तो वो टेक्नोलॉजी भी अब हमारे पास में है। एक बार लैंड कर गया था, उसको हमने दोबारा से क्या किया, लिफ्ट किया, तो ये भी चीज़ है, और सक्सेसफुल इसको हमने कंप्लीट किया। आदित्य L1 मिशन, सन को स्टडी करना, सन के जो क्या नाम है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, इन सभी को स्टडी करना, कोरोना को स्टडी करना, इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया जो सोलर साइंस को समझेगा, जिसका हमने एक नाम क्या रखा, आदित्य L1। L1 किस लिए नाम रखा, लैग्रांज पॉइंट 1 पर इसको हम प्लेस करेंगे, ठीक है। सोलर एक्टिविटी को क्या करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें करेगा, और सब बहुत चीज़ें हुई। एक्सपोसैट मिशन को हमने लॉन्च किया। निसार, अब ये देखिए, जब हम नेशनल लेवल पर चीज़ें अचीव करते हैं ना दोस्तों, तो दूसरे नेशंस भी क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। जैसे नासा और इसरो ने कोलैबोरेट किया सिंथेटिक अपरेंट टेम्परेचर रडार निसार बनाने में। हमने लूनर मिशन के बाद में अब आगे गगनयान मिशन, जिसमें हम कह रहे हैं स्पेस के अंदर में ह्यूमन को हम क्या करेंगे, भेजेंगे। हमने भारत स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर ली है। आने वाले समय में हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स, इन सबको बनाने की भी हमने कोशिश कर ली है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज ग्रोइंग स्टेचर एट ग्लोबल लेवल। तो G20 की जो प्रेसिडेंसी थी उसने दर्शाया कि वर्ल्ड लीडर के मामले में भारत क्या है, ग्लोबल लेवल पर आज समय पर क्या है, लैंड कर चुका है। प्लस में जो G20 की लीडरशिप के अंदर में एक तो सबसे बड़ी चीज क्या कि जो एडवर्स फैक्शन थे, जो डिसइंटीग्रेटेड फैक्शन थे, उनको एक जगह तो लाए ही, बल्कि यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही 2023 में, जब पूरे वर्ल्ड ने इंडिया के ऊपर में प्रेशर बनाने की कोशिश करी कि आप रशिया के साथ में अपने रिलेशन क्या करें, तोड़ दें, पीछे हट जाएं। वहां पर इंडिया ने क्या किया, रशिया के साथ में ऑयल को और ज्यादा परचेज किया। ये दर्शाता है कि इंडिया के लिए इस समय पर नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जब ग्लोबल साउथ के लीडर बनने की बात करते हैं तो वहां पर G20 के अंदर में अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन होना और उसमें इंडिया का रोल, ये सही में दर्शाता है कि हम ग्लोबल साउथ के ट्रू क्या है, लीडर हैं और ट्रू फ्रेंड हैं। ये चीज मानिए चाहे ना मानिए, कई सारे इनिशिएटिव, जैसे हम बहुत सारे इनिशिएटिव हमने शुरू किए, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलेशन फॉर डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव,
ये दर्शाता है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर कहां पर स्टैंड करता है और इंडिया की जो क्रेडिबल पावर वाली जो इमेज बनती जा रही है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सॉलिडिफाई हो रही है। और इस पे याद करिए कोविड का दौर, जब ये सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन ने डेवलपिंग नेशन से एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज से, आइलैंड नेशन से क्या किया था, अपना मुंह मोड़ लिया था। वहां पर हमने वैक्सीन मैत्री यानी कि फ्री में जो वैक्सीन का असिस्टेंस दिया, पैंडेमिक के समय जो असिस्टेंस दिया, उसने इंडिया की जो इमेज है उसको और ज्यादा क्या किया था, स्ट्रांग किया था। एंड G20 ने तो बिल्कुल उसको क्या किया, स्ट्रांग कर दिया। अब इंडिया सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर ही नहीं आगे बढ़ रहा है। अगर देखें वर्ल्ड के अंदर में क्लाइमेट चेंज को अगर कोई सबसे सीरियसली अगर कोई नेशन ले रहा है तो वो है भारत। जैसे आप देखेंगे इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये कहा कि वर्ल्ड के अंदर में आप क्लाइमेट चेंज को तभी रोक पाएंगे जब इंडिविजुअल लेवल पर वर्ल्ड के हर पर्सन का क्या होगा, प्रो प्लैनेट क्या होगा, उसका बिहेवियर होगा। तो इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए क्या किया, मिशन लाइफ को लॉन्च किया। इवन आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट क्राइसिस, इन सब के अंदर भारत का पार्टिसिपेशन। इंडिया ने अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल हैं उनको 2030 से पहले हमने अचीव कर लिया और इसलिए हम क्लीन एनर्जी के मामले में वर्ल्ड लीडर हैं इस समय पर। और हमने अपने टारगेट को और ज्यादा क्या किया, इन्हांस किया है, अपने आप को हमेशा पुश किया है। जैसे आप देखेंगे 2030 के एम्बिशियस टारगेट में क्या है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करेंगे, 45% हम क्या करेंगे, एमिशन के अंदर में रिडक्शन करेंगे, और साथ में ही 2070 तक हमें क्या बनना है, नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है। तो इसमें दोस्तों जो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। 2023, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज आने वाले समय में एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है उनको क्या करेगा, चेंज करेगा। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। तो मिलेट्स जो कि एडवर्स वेदर कंडीशन में भी उग सकते हैं, इनके पास में न्यूट्रिशन जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है और प्लस में फार्मर की इनकम को भी क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हैं जिससे एनवायरमेंट, हेल्थ एंड इकोनॉमी, इन तीनों को बेनिफिट मिले, इसलिए मिलेट्स के प्रोडक्शन को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो 2023 को भारत के प्रपोजल के बेसिस पर क्या किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और आप सभी ने देखा होगा कि 2023 में हर जगह आपको क्या है देखने को मिला, मिलेट्स के बारे में जानकारी देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस में जरूर आ सकता है, कैसे मिलेट्स आने वाले समय में श्री अन्न का रूप ले सकते हैं, क्यों उनको श्री अन्न कहा जाता है। अभी जस्ट बताया कि वेदर कंडीशन, एडवर्स वेदर कंडीशन में भी ये क्या कर सकते हैं, उगाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, जब उगाया जा सकता है यानी कि फार्मर की इनकम में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसका कंजम्पशन ह्यूमन की हेल्थ के लिए अपने आप में क्या है, लाभदायक है, फायदेमंद है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या देखा जाए तो इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है पिछले 9 साल के अंदर में वो धीरे धीरे लीडरशिप की रोल में आ रहा है और हम इसको अपने G20 से क्या किया, धीरे धीरे कंसोलिडेट ही किया है। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए हिस्टोरिक विंस वाला, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। कि 2022 हो फिर 2023 हो, इन सभी के अंदर में हमारे जो मेडल की टैली है वो क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स के लिए, उसको क्या किया जा रहा है, इन्हांस किया जा रहा है। जो फैसिलिटीज हैं, जो ट्रेनिंग है, वो सब चीजें इंप्रूव की जा रही है। इस कारण से जो हमारे एथलीट कैपेबल हैं वो धीरे धीरे और निखर कर आ रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिक अचीवमेंट क्या है एशियन गेम्स 2022 के अंदर में, कि हमने 60 ईयर्स में सबसे ज्यादा मेडल टैली 107 इस साल। और विमेन एथलीट का पार्टिसिपेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन का नंबर जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। मेडल टैली के अंदर में भी विमेन का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये चीज हमने एक बार पढ़ा था, ये स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे यूथ के 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर में। विमेन आर्चर ने गोल्ड मेडल जीता और इवन आप देखेंगे जो पैरा एथलीट है उन्होंने भी हिस्ट्री क्रिएट करी। हाईएस्ट एवर मेडल टैली 111, जिसमें 29 गोल्ड मेडल दोस्तों।
प्लस में आपने देखा होगा प्रज्ञनाथ नंद जी, आप सभी जानते होंगे, चेस प्लेयर, फाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप के। तो ये क्या है, ये जो विश्वनाथन आनंद जी के जो फुट स्टेप है, या कह लीजिए उनके जो रास्ता है, उसको क्या करना है, अचीव करना है। तो ये धीरे धीरे क्या है, चीजें नजर आ रही है। जैसे खेलो इंडिया जो स्कीम है, वो नेशनल लेवल पर क्या कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो एथलीट है उनको आगे की तरफ में पुश किया जाए, कैसे स्पोर्ट को हर एक गांव तक लेकर जाया जाए, कैसे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। नो डाउट अभी कमियां हैं, बट ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया स्कीम अगर आप देखेंगे, मेजर इनिशिएटिव है यूनियन गवर्नमेंट का, जो स्पोर्ट को नेशन वाइड क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, स्पेशली कहाँ पर, रूरल एरिया में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्पोर्टिंग स्किल्स को क्या कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, और साथ में टैलेंटेड इंडिविजुअल को आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, उनको फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट दिया जाता है, फैसिलिटी दी जाती है, इनको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो टॉप्स करके एक फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स का, जो क्या है कि इंडिया के जो टॉप एथलीट हैं उनको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिससे ओलंपिक के अंदर में हमारे क्या हो, नंबर ऑफ मेडल्स क्या हो, इंक्रीज हो। जैसे आप फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कोचिंग देंगे, स्पोर्ट्स साइंस का असिस्टेंस देंगे, जिससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर एथलीट हमारे कंपीट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने 2023, इवन उससे पहले भी हमने स्पोर्ट्स में बहुत कुछ अचीव किया है, और आने वाले ईयर हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि हमने कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक गेम, इन सभी के लिए होस्ट करने के लिए हमने क्या किया, इनकी बिडिंग भी करी है। आने वाले समय इसको हम क्या करना चाहते हैं, होस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, प्लस में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक, नेक्स्ट एक और ये छोटा सा एक टॉपिक है, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर डेवलप हुई है, क्या इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो दिल्ली से मेरठ के बीच में हुआ। ठीक है, तो ये इसका अगर आप फुल फॉर्म आ जाए या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरठ, दिल्ली से गाजियाबाद होते फिर मेरठ तक का जो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है, वो क्या है, ये दर्शाता है कि हम जो कनेक्टिविटी है उसको क्या करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो इसको नाम क्या है, नमो भारत नाम रखा गया इसका। ठीक है, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफिशियल लॉन्च है RRTS का इंडिया के अंदर में। ट्रेन कनेक्ट करेगा साहिबाबाद टू दुहाई डिपो, उसको कनेक्ट करेगा। तो RRTS क्या है, RRTS अगर देखा जाए तो ये 180 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे, और प्लस में रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब एक और चीज़ समझिए कि जो दिल्ली के आसपास के रीजन्स हैं, अगर आप वहाँ पर ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन को अगर डेवलप कर लेते हैं, तो कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे जो माइग्रेशन होता था ना, पूरा का पूरा प्रेशर दिल्ली के रीजन में पड़ता था, वो नहीं होगा। तो आप क्या होगा, एक तो मूवमेंट ईजी होगी, साथ में जो प्रेशर पड़ रहा था दिल्ली के ऊपर में, कैपिटल के ऊपर, उसको भी आप क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो जो RRTS जो कॉरिडोर है, वो नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास में आप जैसे देखेंगे, फेज़ 1 में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, फिर दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर, फिर उसके बाद दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर। ये बेसिकली क्या करेगा, जो माइग्रेशन करके जो ट्रैवल करके आना रहता है उसको क्या करेगा, ईज करेगा। ठीक है, तो 2023 का ग्लिम्स ऐसे ही है, वैसे तो मैं PPT आपके साथ शेयर करूंगा ही। जैसे कि जनवरी में हमने क्या किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, फिर 17 जनवरी को हमने प्रवासी भारतीय दिवस, फिर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास, प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना, फिर कांग्रेस सेशन होना, फिर 21 अनमैन्ड आइलैंड, उनको क्या किया हमने, नेम कर दिया किसके बेसिस पर, 21 परमवीर चक्र अवार्डीज के बेसिस पर। बजट का आना, फिर सूरजकुंड मेला, फिर ड्रोन पॉलिसी का रिवाइज होना, आदि महोत्सव किससे है, ट्राइबल। ठीक है, तो मतलब ये ऐसी मैंने यहाँ पर कर लिया एक क्विक रिकैप, आप सभी इसको देख सकते हैं। फिर मार्च में आप देखेंगे गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद खेलो इंडिया, फिर एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिकर मिरर टेलीस्कोप, कहाँ पर, देवस्थल उत्तराखंड के अंदर में। ठीक है, फिर सागर सेतु मोबाइल ऐप, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन के लिए लॉन्च हुआ। काशी तेलुगु संगम, अब ये क्या है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो आप देख सकते हैं। फिर मई के अंदर में संचार साथी पोर्टल, आप ये सारी चीज़ें देख ही सकते हैं। अगस्त में हमने देख ही लिया सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो टॉपिक है भाई, आप किसी भी नेशन की डेवलपमेंट या किसी भी सिटी की डेवलपमेंट तभी मान पाएंगे या कर पाएंगे जब वहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर में दो चीज़ें हैं, एक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना, इन्हांस करना, और उसकी क्वालिटी आप सभी देख ही रहे हैं। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे क्लीन उसको किया जाए। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रोल हो जाता है, जिसके कारण में चाहे वो पीपल हो, चाहे वो आपके गुड्स हो, चाहे आपके सर्विसेज, वो क्या बहुत सीमलेस और बहुत फास्ट तरीके से क्या है एक जगह से दूसरी जगह हो सके। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में। ठीक है, चाहे वो रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे कोस्टल शिपिंग हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट, सारी की सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे रूल्स रेगुलेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। भारतमाला परियोजना को अगर आप देखेंगे तो क्या है, वो डेवलप करना चाहता है रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज, कोस्टल रोड्स, इकोनॉमिक, इन सब जगह पर भारतमाला। उसके बाद में अगर आप देखें ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। जो 781 नेशनल हाईवेज है हमारे किलोमीटर का, उसको अपग्रेड किया गया और यहाँ पर कहा गया कि भाई जो ये बने वो इको फ्रेंडली और ग्रीन हाइड्रोजन, जहाँ पर क्या है एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, सॉइल इरोजन को रोका जाए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे आजकल एक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो ये आप हाईवे वगैरह पर देखते हैं जो बैरियर होता है ना साइड में, वहाँ पर बैम्बू को यूज़ किया जाए, वो भी एक ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। अब कुछ बॉडी है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये याद रखिएगा ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है कि कैसे नेशनल हाईवेज़ को मैनेज करना उसके मेंटेनेंस डेवलपमेंट के अंदर में। उसके अंदर देखा जाए नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP 1998 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसको सब्ज्यूम कर लिया किसने, भारतमाला प्रोजेक्ट ने इसको सब्ज्यूम कर लिया। ठीक है, क्योंकि जब तक आप रोड को, कनेक्टिविटी को, रोड की क्वालिटी को उसको इन्हांस नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप इकोनॉमिक लेवल पर कभी भी चीज़ें अचीव नहीं कर पाएंगे। PM गति शक्ति प्लान देखें, ये बहुत बड़ा लार्ज लेवल का क्या है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जहां पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने 16 मिनिस्ट्रीज को टुगेदर लेकर आए और इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन, जहां पर आप प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पर्वतमाला परियोजना, जहां पर आप रोप वेज को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, जिससे एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो, कन्वीनियंस हो एंड टूरिज्म भी क्या हो, इंप्रूव हो। ठीक है, ई टोलिंग, फास्ट टैग वाला सिस्टम आप देख सकते हैं, जहां पर फी कलेक्शन को इन्हांस किया जाए और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अब इंडियन रेलवे के अंदर में ना सिर्फ रेलवे अपने नेटवर्क को इंक्रीज कर रहा है, स्टेशंस को अपग्रेड कर रहा है, साथ में रेलवे की जो ट्रेन्स हैं उनको भी अपग्रेड कर रहा है। आप सभी जानते हैं वंदे भारत ट्रेन हो, प्लस में अभी स्लीपर ट्रेन्स हो, AC कोचेज हो, न्यू डिज़ाइन के साथ में कोचेज हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, इंक्रीज की जा रही हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या कहीं पर मैंडेटेड था, आप सभी को पता होगा कि रेलवे का बजट एंड नॉर्मल जो बजट हमेशा एक साथ आता था, तो कहीं पर ये मैंडेटेड था क्या, नहीं, ये कन्वेंशन था 1924 से। सेपरेशन कन्वेंशन ऑफ 1924 लेड टू सेपरेट रेलवे बजट टू एंश्योर स्टेबिलिटी फॉर सिविल एस्टिमेट। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इसको यूनिफाई कर दिया है। क्या किया है, यूनिफाई कर दिया, जिसके कारण में हम फाइनेंशियल पिक्चर को साथ में रखते हुए होलिस्टिक प्लानिंग कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन, अभी जस्ट मैंने आपको तब बताया कि पहले फॉर्मली इसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। अब ये क्या है, नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये इंक्रीज होगा, और आप एक और चीज़ देखिए ना कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेन इंक्रीज नहीं हो रही, हाई स्पीड ट्रेन इंक्रीज नहीं हो रही, बल्कि साथ में ये भी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि रेलवे का जो स्टेशंस हैं, जो पटरियां हैं,
उन सबको भी कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो ये भारत में ही बनाई जा रही है, भारत की टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर सितंबर 2023 तक देखा है तो 50 वंदे भारत ट्रेन है जो ऑपरेशनल है। ठीक है, अब शिपिंग के अंदर में आप देख सकते हैं पोर्ट्स को डेवलप करना, वाटरवेज को डेवलप करना, क्योंकि शिपिंग एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ना सिर्फ वो एरिया डेवलप होता है बल्कि आसपास का और भी एरिया क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट है, ये प्लीज प्रीलिम्स के लिए नोट करिएगा, एंड 205 नॉन मेजर पोर्ट हैं, जैसे आप कांडला देख सकते हैं, फिर मुंबई, जीएनपीटी, ऐसे आप देख सकते हैं 12 आपको क्या है पोर्ट देखने को मिलेंगे जो मेजर पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में, क्योंकि 55% ऑफ टोटल ट्रैफिक इन्हीं मेजर पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट मेजर पोर्ट्स इंक्लूड कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। वेस्ट कोस्ट में अगर देखा जाए कोचीन, मुंबई एंड अदर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो भी मैप पर आपने देखा। इनलैंड वाटरवेज, हम ओशन की बात कर रहे हैं, रेल की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, अभी आने वाले समय में हम एयर की बात करेंगे। लेकिन हमारे देश में रिवर का, कनाल का एक बहुत मतलब अगर आप देखेंगे देश के अंदर में ही एक बहुत बड़ा माया जाल है, माया जाल कह लीजिए या फिर कह लीजिए बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसको भी तो हम क्या गुड्स, पैसेंजर सर्विसेज के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इंडिया का 40,500 किलोमीटर इनलैंड वाटरवे नेटवर्क है, जिसको अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया था। तो इसीलिए हमने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1986 में ही एस्टैब्लिश हुआ था फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। लो अब हम इसके ऊपर पे काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हमने कई सारे नेशनल वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया, जैसे गंगा नदी के ऊपर में वाराणसी से हल्दिया, उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। नेशनल वाटरवे 2 जो हम ब्रह्मपुत्र नदी पर डेवलप करेंगे। ऐसे बहुत सारे हमने क्या किया है, वाटरवेज को क्या किया है, डेवलप करने की सोच रहे हैं, जिसके कारण में क्या होगा, एक तो रोड के ऊपर में जो ट्रैफिक है वो कम होगा, ट्रैफिक कम होगा तो क्या होगा, जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्लस में क्रूज अगर डेवलप होता है तो एक टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सिविल एविएशन, नंबर्स ऑफ एयरपोर्ट उनको इंक्रीज किया जा रहा है, एयर जो फ्रीक्वेंसी है प्लेन्स की उनको इंक्रीज किया जा रहा है, और इसके कारण में हमें जो नंबर ऑफ पैसेंजर है सिविल एविएशन में वो भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 वाला। अच्छा, एक चीज़ और नोट करिएगा, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है जिसको हम शिकागो कन्वेंशन ही बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, इवन इसके लिए हमने एक स्कीम भी शुरू की थी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, कि जहाँ पर वो क्या नाम है, एयरपोर्ट नहीं, उनको एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए। और साथ में ही हमने क्या किया था, प्राइस यानी कि जो फेयर है ट्रैवल का उसके ऊपर भी कैप लगाया था, जिससे आम नागरिक क्या कर सके, उनको यूज़ कर सके। ठीक है, तो इंडिया की अगर डेवलपमेंट होना है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आने वाले समय में भी। तो अभी तक हमने कुछ चीज़ें हो सकता है अच्छी अचीव कर ली है, बट आने वाले समय में इसको और ज़्यादा हमें रोबस्ट, फास्ट एंड साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब जस्ट आप सभी जानते हैं कि रूरल इंडिया के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का वो क्या है, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर भारत की ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है बल्कि एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए लाइवलीहुड का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्टिन्यूस अपना जो बजट एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए उसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इस इंक्रीज बजट का हम कई सारी स्कीम्स में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड स्कीम, जैसे आप देखेंगे कई सारी, जैसे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, पीएम किसान स्कीम को भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर में 6,000 रुपीज़ क्या है, पूरे ईयर में 3 इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड किया जाए, जिससे जो किसान है, जो फार्मर है, उसको इनपुट के लिए क्या है, पैसा मिल सके। एमएसपीज को क्या किया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है। आप देखेंगे पीएम मत्स्य संपदा योजना जो फिशरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर में स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कोल्ड स्टोरेज। तो नए नए जो स्टोरेज को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज को डेवलप किया जा रहा है। देखते हैं डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी को डेवलप किया जा रहा है, कोऑपरेटिव्स को बनाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। प्लस में फार्मर्स, कई बार बारिश ना होने के कारण में प्रोडक्शन नहीं हो पाना, उसके अंदर में मिलेट्स उगाएं,
तो ना सिर्फ फार्मर की इनकम को हेल्प करेगा, बल्कि वो क्या है एडवर्स क्लाइमेट चेंज पे भी उग सकता है। और साथ में ही क्या होगा, मिलेट्स क्या है इतने न्यूट्रिशियस है कि उसको आप कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी हेल्थ के अंदर में भी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हमने 2023 में सेलिब्रेट किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको क्या क्या अनाउंस किया, और मिलेट्स को हमने किस नाम से जाना, श्री अन्न के नाम से भी जाना। ठीक है, तो इंडिया का पूरा एक मकसद है, एक पूरा एम है कि कैसे इसके प्रोडक्शन को तो बूस्ट करना ही है, साथ में इसके कंजम्पशन को भी बूस्ट किया जाए। इसके लिए अवेयरनेस, मास लेवल पर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, इवन प्रोडक्शन साइड पर भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है फार्मर्स को, कि अगर आप मिलेट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ में ही क्या है आपकी इनकम तो बढ़ाएगा ही, साथ में ये क्लाइमेट के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी क्या है हेल्पफुल रहेगा। तो मिलेट्स का जो कंजम्पशन है वो डोमेस्टिकली भी इंक्रीज हुआ है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और आप देखेंगे इंडिया ने नए रिकॉर्ड्स को अचीव किया है, जैसे फूड ग्रेन और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन के अंदर में जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो 330 मिलियन टन पहुंच चुका है। पैडी एंड व्हीट का अगर आप देखेंगे, एमएसपी हम दे ही रहे हैं। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों, कि हम ये कहते हैं भाई साहब गवर्नमेंट हर साल ना ये अनाउंस करती है कि मान के चलिए सपोज आपने ये अनाउंस कर दिया 100 रुपये पर केजी हम देंगे, तो अगर कभी मान के चलिए मार्केट प्राइस अगर कभी बाई चांस क्या हो जाए, कम हो जाए कभी, तो गवर्नमेंट फार्मर को एश्योरेंस ये दे रही है कि भाई आप लाइए, इतने कॉस्ट पर तो हम आपसे परचेस करेंगे। यानी कि एक तरीके से फार्मर के लिए क्या है, ये एश्योरेंस है। गवर्नमेंट ने एक और चीज़, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान लॉन्च किया है, जहां पर हम क्या लॉन्च करना चाहते हैं कि कैसे फूड सिक्योरिटी को, फार्मर की इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप सभी के सभी ये चीज़। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। पीएम प्रणाम स्कीम, पीएम प्रणाम स्कीम ये बजट में अनाउंस किया गया था। ये बजट में क्या अनाउंस किया गया कि आप सभी जानते हैं कि फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, मैन्योर का यूज़ करें, और क्या नाम है जिसके तहत क्या किया जाए, यहाँ पर आपका जो फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो, और उसके बाद में क्या हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम बढ़ा सकें। ठीक है, जिससे सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब ना हो, फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम हो। फर्टिलाइज़र के यूज़ के कारण में क्या है, गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देनी पड़ती है, प्लस में फर्टिलाइज़र के यूज़ के कारण में जो फूड की जो क्वालिटी है कई बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठता है। तो ये पीएम प्रणाम स्कीम जो है, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमोलरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम स्कीम, जो सस्टेनेबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करता है। मनरेगा, मनरेगा क्या है दोस्तों, ये रूरल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मनरेगा क्या है, 2005 में ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसलिए लॉन्च किया गया था कि 100 डेज का अनस्किल्ड वर्क आपको गारंटीड मिलेगा। तो इससे बेसिकली होगा क्या, आपको रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में माइग्रेट करके जाना पड़ रहा था, एक तो वो माइग्रेशन रिड्यूस होगा, प्लस में रूरल एरिया में ही क्योंकि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो वहाँ पर रूरल इंडिया के अंदर में क्या किया जाएगा, सोशल डेवलपमेंट किए जाएंगे, रोड बनाना, टॉयलेट्स बनाना, क्या नाम है हॉस्पिटल बनाना, ये सब चीज़ों में भी हेल्प करेगा। साथ में वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए लाइवलीहुड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी दोस्तों, और ये 2023 का एक तरीके से क्विक रिकैप था। आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, मैंने भी जब इसको पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें मेरी भी रिवाइज हो गई थी। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया है। सेशन को एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों ये हमारा P2I बैच है, आप सभी इसको लॉन्च कर सकते हैं। PRT लाइव कोड यूज़ करके इसको आप ज्वाइन करिए। ऐसे ही आप SIP बैच को भी लॉन्च कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज़ करके। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।